ये लास्ट क्लास में हमने न्यूमेरिकल को छोड़ दिए थे। न्यूमेरिकल आसान आसान से फटाफट से इसको देख लेते हैं। और आज ज़्यादा क्लास होगा नहीं, कल से आपका एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग वाला जो सेक्शन है वो स्टार्ट होगा। आज ब्रीफिंग कर लेंगे जरूर। ठीक है, चलो। तो ये पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट इन रुपीज पर आवर गिवन कॉस्ट ऑफ ड्रिल रिग इज रुपीज 1 crore, rig life is 10,000 hours, salvage value of rig after life is 0, maintenance cost is 100 rupees per hour, labor cost is 1000 rupees per hour, फिर फ्यूल कॉस्ट इज 2000 रुपीज पर आवर, कॉस्ट ऑफ बिट इज 100 रुपीज पर मीटर, एवरेज ड्रिलिंग रेट मीटर पर आवर इज 41, एज्यूम दैट देयर आर नो अदर कॉस्ट। ये आपको क्वेश्चन बनाना है। इस तरह के क्वेश्चन वैसे तो गेट में कभी नहीं आए, लेकिन एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे इसको आप बहुत ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, 11वीं 12वीं या कोई एप्टीट्यूड का क्वेश्चन करा होगा वो आराम से बना सकता है चीजों को। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जो एप्टीट्यूड बेस्ड होते हैं, सेम डेटा ना रहे, सेम टाइप के ना रहे, लेकिन आप जस्ट अपने जो बोल रहे हो आपके माइंड प्रैक्टिस के लिए मान के चलो। ऑप्शन लोग बता रहे हैं ए, जो कि एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो देखो इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जो जो कॉस्ट दे रखा है, अभी आप बताइए कि हमको क्या निकालना है। कैलकुलेट एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट, क्या निकालना है? ड्रिलिंग कॉस्ट आपको निकालना है। जैसे लेट सपोज आपको घर बनाना है, घर बनाने में आपका लेबर कॉस्ट, फिर जो ब्रिक लगना है, सीमेंट लगना है, सरिया लगना है, वो सारे का जो भी लगता है, ठीक है, लेबर जो कॉस्ट लगता है, सबको मिलाकर के आप घर बनाने का कॉस्ट निकालते हैं। सिमिलर ड्रिलिंग कॉस्ट आपको निकालना है, तो सारे जो भी कॉस्ट है उसको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। हमको निकालना कैसे है? रुपीज पर आवर, 1 घंटे में लगने वाला ड्रिलिंग कॉस्ट हमको निकालना है। तो कोशिश कीजिए अगर कोई ऐसा हो जो रुपीज पर आवर में ना दिया हो, जैसे एवरेज ड्रिलिंग रेट दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, बिट कॉस्ट दे रखा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, पर आवर का बिट कॉस्ट भी निकल आएगा। कुछ नहीं, बस ऐड करते जाइए। ठीक है, क्या क्या होगा जो भी उसमें दे रखा था देख लीजिएगा क्वेश्चन के अंदर में। एक तो आपका ड्रिल रिग का कॉस्ट दे रखा था, कहीं पे ड्रिल रिग लिख देगा तो कहीं पे ड्रिल मशीन लिख देगा। ड्रिल रिग का आपको कॉस्ट दे रखा था। एक और चीज है जो इस क्वेश्चन में मेंशन्ड है, डेप्रिसिएशन। सॉरी, ठीक है, एक और चीज मेंशन है या नहीं भी होगा तो बेसिकली हो सक रहा है, जो किसी भी मशीन के लिए हम जो कंसिडर करते हैं वो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। फिर अगला जो कॉस्ट है वो क्या है? मेंटेनेंस कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट। फिर क्या है? फ्यूल, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। फिर फ्यूल कॉस्ट। ये सारे का यूनिट रुपीस पर आवर में है। इसके अलावा एक और कॉस्ट है ड्रिल बिट का कॉस्ट, ड्रिल बिट का कॉस्ट, जो कि क्या दे रखा था आपको, रुपीस में दे रखा था ड्रिल बिट का कॉस्ट, रुपीस पर मीटर दे रखा था, रुपीस पर मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप ड्रिलिंग रेट, मीटर पर आर। ठीक है, मीटर से मीटर कट जाएगा कुल मिला के।
ये भी जो है रुपीस पर आवर में निकल आएगा। सबको रखते चलिए। ड्रिल रिग का कॉस्ट कितना दे रखा है? ड्रिल रिग का कॉस्ट 1 करोड़ दे रखा था। और लाइफ उसका दे रखा था कितना? 1000 घंटा, 1000 आवर उसका लाइफ दे रखा था। प्लस डेप्रिसिएशन 0 दे रखा था। मशीन जो है इस 1000 घंटे के चलने के बाद उसका जो वैल्यू होता है वो 0 हो जाता है। उसको कबाड़ वाला भी नहीं लेता, 0 रुपए, मतलब कोई कॉस्ट ही कोई उससे पैसा बनता ही नहीं आपको बेचने से। तो डेप्रिसिएशन 0। फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कितना दे रखा था आपको? 100 रुपया पर आवर। उसके अलावा लेबर कॉस्ट जो आपको लग रहा था 1000 रुपया पर आवर। फ्यूल कॉस्ट 2000 रुपया पर आवर। प्लस ड्रिल बिट का कॉस्ट कितना था? 100 रुपया। और ड्रिलिंग रेट जो था वो 40 मीटर पर आवर था। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर जो है वो निकल के आएगा, कितना आएगा? 8200 रुपीस पर आवर। क्लियर है जी बात? कहीं कोई समस्या? कोई ज्यादा मेहनत नहीं है। टर्म जो एक समझने लायक था वो डेप्रिसिएशन। अगले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की भी बात करेंगे, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है तो। बाकी सारी चीजें एप्टीट्यूड का ही था, ऐसा कुछ यहाँ पे ड्रिलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट लग रहा है, मेथड लग रहा है, ऐसा कोई भी सीन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? कहीं कोई समस्या है तो बता सक रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई ज्यादा दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। चलो, ये सृजन सर का बनाया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन गेट में नहीं आया है कभी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये गेट का क्वेश्चन है, गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द रोटेशनल स्पीड एंड कटिंग वेलोसिटी ऑफ ए ड्रिल आर 300 rpm and 100 meter per minute respectively. The diameter of the rotary drill bit in mm is. आपको रोटरी ड्रिल बिट का डायमीटर निकालने बोला है, रोटेशनल स्पीड और कटिंग वेलोसिटी दे रखा है, ठीक है? तो बचपन में आपने पढ़ा होगा ये जो कटिंग वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं v, ये क्या होता है? पाई डी एन, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में रेडियल वेलोसिटी को लिखे तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। वही मैं बता रहा था कि इसमें कुछ ड्रिलिंग का टर्म ये जरूर यूज करा है, ड्रिल बिट को यूज कर दिया, कटिंग वेलोसिटी बोल दिया कि वहां पे आपको रेडियल वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी ना बोल के कटिंग वेलोसिटी बोल दिया, लेकिन चीजें वही पुरानी है। तो गेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यहां से अगर आपको v दिया हुआ है, ठीक है, v आपको दिया, कितना दिया है? 100 मीटर पर मिनट। इधर से आ जाओ, पाई क्या होता है? 3.14। डी आपको निकालना है, एन आपको दे रखा है कितना? 300 रोटेशनल पर मिनट, ठीक है? मिनट मिनट इधर उधर कट जाएगा। क्लियर है जी बात? यहां से आप डी निकाल लेंगे। डी जो आएगा वो आएगा, डी ही निकालने बोला था, डायमीटर, हाँ, 0.111 मीटर, या फिर इसी को बोल दो 111 mm, ठीक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कहीं कोई समस्या? ये सेम क्वेश्चन 3 बार गेट में आ चुका है अलग अलग तरीके से, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? आगे देखेंगे और भी बाकी क्वेश्चंस को। ये फिर से एक क्वेश्चन जो पिछला क्वेश्चन था, सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें नया चीज जो आपको देखने मिल रहा है वो क्या देखने मिल रहा है? किधर है ये? सेल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर लाइफ। मशीन का जो लाइफ खत्म हो जाता है उसके बाद में भी जो उसका सेल्वेज वैल्यू रहता है वो 0.1 करोड़ है। कि आप उसको कबाड़ में बेचने जाते हैं या दूसरे किसी वेंडर को बेचने जाते हैं तो आपको 0.1 करोड़ उस मशीन का दे देता है, तो वो तो उसका कॉस्ट में से डिडक्ट हो जाएगा। खुद का सेंस बोलता है कि उसका कुछ वैल्यू है जो लास्ट में अगर वो दे रहा है तो उसका जो टोटल कॉस्ट था उसमें से कहीं ना कहीं डिडक्ट हो जाता है। वो कैसे काम करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है?
पाई 3 अगर दिया है क्वेश्चन में तो 3 ले सकते हो, अदरवाइज अगर कुछ नहीं दिया है तो 3.14 ले सकते हो, और 3 लो चाहे 3.14 लो, आपके आंसर में कोई ज्यादा समस्या लगभग तो आपको मिल ही जाएगा ना यार। चाहे वो रेंज में आंसर देना रहेगा तभी इतना रेंज देगा कि आप उसको ले सकते। क्वेश्चन को देख लीजिएगा, नहीं दिया तो हमको तो पता है ना, अब इतना थोड़ी बताने का है। नहीं समझा सर? क्या चीज को नहीं समझा यार? पिछला क्वेश्चन दोबारा बताना बोल रहे हो? किसकी बात कर रहे हो? नहीं समझा। हाँ ये बोल रहे हो ना, एज्यूम पाई 3, ठीक है, क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो 3 ले सक रहे हो, मैंने नहीं देखा था। ठीक, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दे रखा था शैलेंद्र? आपको आपको बोला था डायमीटर ऑफ रोटरी ड्रिल बिट आपको निकालना था। जो रोटरी ड्रिल बिट है उसका कटिंग वेलोसिटी आपको दे रखा था। कटिंग वेलोसिटी आपको दे रखा था कितना? 300 आरपीएम। कटिंग वेलोसिटी कितना दे रखा? 300 आरपीएम। हमको पता है कटिंग वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है? पाई डी एन। पाई डी एन होता है कटिंग वेलोसिटी इज इक्वल्स टू। तो हमने बाकी सारे वैल्यूज को रख दिया। पाई का वैल्यू 3 दे रखा, 3 रख दो। डी निकालना है, एन आपको दे रखा है कितना? 300, ये रख दिया। डी हमने निकाल लिया यहां से। अरे गड़बड़ है क्या? हाँ उल्टा रख दिया। जी आपको दिया 100 और ये आपको 300, ठीक है ना? तो बस यहां से डी हमने निकाल लिया। कितना समस्या है यार? क्या नहीं समझ में आ रहा है? अगर इसको ऐसे देखो तो बचपन में जो पढ़े थे वो क्या था? आपको बोलता था रेडियल वेलोसिटी, रेडियल इज इक्वल टू पाई डी एन, और ये हो गया इनटू, सॉरी, पाई डी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है जी बात? ये तो बनना चाहिए यार। और इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है कि सर आपने ड्रिलिंग अच्छा नहीं पढ़ाया करके क्वेश्चन नहीं बन रहा है। ड्रिलिंग का कुछ है ही नहीं उसमें। आगे आ जाओ। कैलकुलेट द एवरेज ड्रिलिंग कॉस्ट। अभी आपको दे रखा है सैल्वेज वैल्यू। चलो इसको देखते हैं क्या करने का है। ठीक है, चलो। तो ड्रिलिंग कॉस्ट जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया, अब की बार ड्रिलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू, चाहे तो दो तरीका आप कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन निकाल के सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय वर्क लाइफ करके आप माइनस कर सकते हैं, या सिर्फ डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा। ऐसा फॉर्मूला याद रख लीजिए। याद रखने का जरूरत नहीं है, सब जस्ट समझ लीजिए। डेप्रिसिएशन प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट प्लस, और क्या क्या चीज है? लेबर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट, फिर क्या है? ड्रिल बिट कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय ड्रिलिंग रेट। जो जो चीजें दे रखा है उसको निकाल लो। पहले तो डेप्रिसिएशन को निकाल लेते हैं अलग से। डेप्रिसिएशन को निकाल लीजिए। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय मशीन लाइफ, मशीन लाइफ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है? 0.5 करोड़ माइनस सैल्वेज वैल्यू 0.1 करोड़, और मशीन का लाइफ कितना दे रखा है? 1000, 10,000 घंटा। ठीक है, 10,000 घंटा। जब आप इसको निकालेंगे सॉल्व करके, तो डेप्रिसिएशन जो निकल के आएगा वो आएगा
कितना आएगा 400 रुपए। ठीक है, अभी आ जाओ ड्रिलिंग, ये रुपए पर आर हो गया ना। ठीक, ड्रिलिंग कॉस्ट आ गया 400 प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है 100 रुपए, फिर लेबर कॉस्ट 1000 रुपए, फ्यूल कॉस्ट 2000 रुपए, प्लस ड्रिल बिट कॉस्ट 10 मल्टीप्लाइड बाय ड्रिलिंग रेट 35। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, किसी का आंसर आया, किसी का नहीं आया अभी तक? इसका जो आंसर आएगा वो 7000 रुपए पर आवर निकल के आएगा, पर आवर निकल के आएगा। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन क्यों किए? मल्टीप्लीकेशन इसलिए किए क्योंकि आपको एवरेज ड्रिलिंग रेट कितना दे रखा था 35 मीटर पर आवर आपका एवरेज ड्रिलिंग रेट है, और बिट कॉस्ट कितना लग रहा था 100 रुपया पर मीटर लग रहा था। तो अगर मैं बिट कॉस्ट निकालने लग जाऊं पर आवर का, तो क्या करूंगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 35। ठीक है, 100 क्या था रुपए पर मीटर आपका क्या लग रहा था बिट कॉस्ट लग रहा था, और ड्रिलिंग रेट आपका क्या है मीटर पर आवर है। ये मीटर से मीटर हट जाएगा, तो कुल मिला के आपका ड्रिल बिट कॉस्ट पर आवर कितना निकल आएगा 3500 रुपया पर आवर निकल आएगा। तो बेसिकली ये इसलिए हमने मल्टीप्लीकेशन करा, पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी किया था, ये यहां से हमको पर आवर का ड्रिल बिट कॉस्ट निकालने के लिए। बाकी सारी चीजें तो आपको समझ में आ ही गया। 400 रुपया पर आवर कैसे, ये जो है इसको हमने सॉल्व करा है, इसको रख दीजिए आप पीछे में कितना 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करोड़ को हटाने के लिए, ये करोड़ में है ना, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो 4 शून्य है, इसके कितने शून्य को 4 शून्य को हटा देगा, बचा कितना 10⁻3, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बचेगा 400। क्लियर है जी बात? ठीक है, कहीं कोई समस्या? चलो आगे बढ़ें। देख लेना यार, कैलकुलेशन का पार्ट है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। करोड़ है, करोड़ को कन्वर्ट करना, मुझे इतना तो भरोसा करके आपके चल सक रहा हूँ कि उसको कन्वर्ट करना है आपको नॉर्मल वैल्यू में, तो आप कन्वर्ट कर ही सक रहे हैं। उसके जगह हम जीरो लगाना, 10⁻7 आप जो भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द रोटेशनल एंड कटिंग वेलोसिटी ऑफ ड्रिल आर 350 आरपीएम एंड 71.50 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। डायमीटर ऑफ द रोटरी ड्रिल बिट इन एमएम इज। गेट 2013 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है जो पिछला क्वेश्चन था, नहीं बताऊंगा, आप सबसे बनना चाहिए। 2013 का ये क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। 300 जो आरपीएम दे रखा था, 300 की जगह में आपको यहाँ पे 350 आरपीएम दे रखा है, और जो वेलोसिटी था, कटिंग वेलोसिटी 100 दे रखा था, उसके जगह में 71.5 मीटर पर मिनट दे रखा है। सॉल्व कीजिए, सारे के सारे सॉल्व कीजिए। 65 आंसर आ रहा है किसी का? सबका आ रहा है, चलिए अच्छा है। कटिंग वेलोसिटी, फिर से वही पुराना चीज है, ये चीज अभी आपके मशीनरी में भी आएगा, वेंटिलेशन में भी आएगा, सेम टाइप की चीजें। ठीक है, तो कोई ज्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है, ये पता ही होगा वैसे तो। ठीक है, और 71.50 पाई इंटू डी इंटू 350, यहां से डी निकाल लीजिएगा। 65 आ रहा है, भरोसा करके चलता हूँ कि 65 mm भी आ रहा होगा। ठीक है जी, बात क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ रोटरी रॉक ड्रिल आर अप्लाइड थ्रस्ट 6.7
0.75 किलो न्यूटन, रिवॉल्यूशन 180 आरपीएम, पेनिट्रेशन रेट 0.15 मीटर पर मिनट, वर्क डन पर रिवॉल्यूशन इन न्यूटन मीटर इज। गेट 2017 का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको वर्क डन क्या पता है सर, वर्क डन हमको क्या पता है, फोर्स इनटू, देखो मैं कहीं से ड्रिलिंग पढ़ा रहा हूं वाला फीलिंग ही नहीं आएगा, कहां से मैं जबरदस्ती का फिजिक्स में चला गया और कोई दूसरा टॉपिक में चला गया। ये एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन है, बस टर्म्स को जबरदस्ती का ड्रिलिंग के लगा दिए हैं, रोटरी रॉक रोलर बिट बोल रहे हैं, पेनिट्रेशन रेट बोल रहे हैं, तो इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है, अदरवाइज इसमें ड्रिलिंग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मैं क्या ही इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड थ्रस्ट कितना दे रखा है, 6.75 किलो न्यूटन। किलो को अगर मैं न्यूटन में कन्वर्ट करना चाहूँ 3, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा काम कर लेते हैं, अभी उसको छोड़ दीजिए, इधर से वापस आ जाते हैं। क्या बोला है, रिवॉल्यूशन 180 है, 180 रिवॉल्यूशन है, और पेनिट्रेशन रेट कितना है, 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, और पेनिट्रेशन रेट कितना है, 0.15 मीटर पर मिनट। ठीक है, 0.15 मीटर पर मिनट, ये आपका क्या हो गया, पेनिट्रेशन रेट हो गया। अगर मैं बोलूं 1 रिवॉल्यूशन में कितना मीटर पेनिट्रेट करेगा, 1 रिवॉल्यूशन में कितना मीटर पेनिट्रेट करेगा, तो इसको मैं नीचे ले आऊंगा, 0.15 डिवाइडेड बाय 180। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना पेनिट्रेट करेगा, इतना मीटर पेनिट्रेट करेगा, मिनट से मिनट कट गया है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट आप अगर बोलना चाहे तो कितना डिस्प्लेस हो रहा है एक रिवॉल्यूशन में, इतना डिस्प्लेस हो रहा है, लिख दीजिए 0.15 डिवाइडेड बाय 180। ये बात समझने में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इंपॉर्टेंट यही था बस, बाकी सारी चीजें हमने पता था। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो देख लीजिए कितना है, 5.625 न्यूटन मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। वैसे आपको और भी चीजें समझ में आ जाना था, कि जैसे ये जो था मीटर देख के भी समझ में आ जाना था, तो पीछे में कुछ रेडियल बनाओ, लीनियर कुछ जो है मल्टीप्लाई होने वाला है। यूनिट से भी कई सारी चीजें नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे यूनिट देख कर कई सारा सॉल्व हो जाता है, तो यहां से भी आपको समझ में आ जाना था कि एक आध कोई मीटर जो है, मीटर वाला कोई चीज है जो मल्टीप्लाई होने वाला है, तो मीटर वाला क्या हुआ उसको देख लेते हैं। ऐसे कई बार क्या ना, यूनिट को देख करके भी हमारा दिमाग दौड़ने लग जाता है, तो ऐसे भी सोच सकते थे। ठीक है जी, बात क्लियर है, कहीं कोई समस्या है तो बता सक रहे। ठीक है भाई लोग, बन जाएगा आगे अगर इस तरह के क्वेश्चंस आए। तो ये हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन खत्म होता है, जो थोड़ा बहुत दे रखा था, जिसमें कहीं से भी कोई ड्रिलिंग का लॉजिक नहीं लगता है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्लास्टिंग, जस्ट मैं ब्रीफ कर देता हूं, बाकी फिर फ्रेश क्लास से स्टार्ट करेंगे, क्या है कैसे है। रिव्यू करा दीजिए। क्या क्या चीजें जो अभी तक हमने पढ़ा, देख लो, पीपीटी कोई दूसरा हो सकता है, जस्ट मैं ऐसे बता दे रहा हूं फटाफट से। हमने ड्रिलिंग पढ़ा, ड्रिलिंग क्या है समझा, ठीक है, उसके पर्पस जाने, किस लिए ड्रिलिंग किया जाता है। और जब हमने ड्रिलिंग को जाना तो उसमें बेसिकली दो मेन प्रिंसिपल को हमने जाना, कि एक होता है सर परकसिव ड्रिलिंग, दूसरा होता है रोटरी ड्रिलिंग। परकसिव ड्रिलिंग को फर्दर दो टाइप में डिवाइड करा जा सकता है, मैं फटाफट से बता दे रहा हूं, ठीक है सैलेन। दो फर्दर टाइप में डिवाइड करा जा सकता है, ड्रिलिंग बाय रिजिड रॉड और ड्रिलिंग विथ केबल। तो केबल अगर आप यूज कर रहे हैं तो केबल ड्रिलिंग हो गया, और रॉड यूज कर रहे हैं तो रॉड हो गया। दोनों में जो किस स्थिति में आप यूज कर पा रहे हैं, जब रॉड यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वेट ज्यादा होता है,
ज्यादा डेप्थ तक में आप रॉड की मदद से नहीं कर पाएंगे, जबकि केबल की मदद से आप हाई डेप्थ तक में जा सकते हैं। फिर हम आए रोटरी ड्रिलिंग में। तो रोटरी ड्रिलिंग को हमने फर्दर क्लासिफाई करा है जो बिट उसके ऊपर में लगता है उसके बेसिस पे। ड्रिलिंग बाय सॉटूथ कटर, ड्रिलिंग बाय ट्राइकॉन रोलर बिट, ड्रिलिंग बाय डायमंड ड्रिल बिट, फिर ड्रिलिंग बाय चिल्ड शॉट, ऐसे करके अलग अलग जो बिट है उसको यूज करके हमने रोटरी ड्रिलिंग को क्लासिफाई करा। इन सारे में एक जो ट्राइकॉन रोलर बिट है वो नॉन कोरिंग है, उससे आपको कोर सैंपल नहीं मिलता, इसके अलावा बाकी सारे से कोर सैंपल मिलता है। लेकिन हम जो जनरली यूज करते हैं कोरिंग के लिए वो कौन सा मेथड यूज करते हैं, ड्रिलिंग बाय डायमंड ड्रिल बिट ये यूज करते हैं। और हर एक एप्लीकेबिलिटी कंडीशन को भी हमने देखा कि कौन कितने डेप्थ तक में होल कर सकता है, कितने डाया तक में होल कर सकता है, वो सारी चीजों को हमने जाना। एक एक करके हर एक ड्रिल को भी हमने समझा किस टाइप का जो बिट यूज होता है, कहां पे कैसे यूज करेंगे, ये सारे को हमने समझा। ठीक है, ये डायमंड ड्रिल बिट के हमने टाइप देखा था, ये किसने बता रखा है, ये बता रखा है डायमंड कोर ड्रिलिंग मैन्युफैक्चरर्स इन एसोसिएशन ने, जो स्टैंडर्ड एक्स सीरीज और डब्ल्यू सीरीज दो ग्रुप दे रखा है ड्रिल बिट के लिए, ये दे रखा है सिर्फ और सिर्फ डायमंड के लिए। तो इन टाइप को भी हमने जाना कि क्या क्या है, एग्जाम में इस पर से मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बने हैं। तो ये करप हमने जाना NBAE करके, इसको ट्रिक से भी हमने समझा। NBAE को आप रिप्लेस कर दीजिए MBA से, तो ये बेसिकली सीक्वेंस होने वाला है। N जो साइज है वो सबसे बड़ा साइज है, उसके बाद में B फिर A फिर E करके, इसको हमने देखा। फिर फीड मैकेनिज्म देखा कि जब हम बात करते हैं तो हायर डेप्थ पे जो हमारा ड्रिल बिट है और जो रॉक स्टार्टर है उन दोनों के बीच प्रॉपर कांटेक्ट बनाने के लिए हम फीड मैकेनिज्म को भी यूज करते हैं। ये फीड मैकेनिज्म दो टाइप के फीड मैकेनिज्म है। कौन सा, एक है स्क्रू फीड मैकेनिज्म, ये वाला हो गया स्क्रू फीड मैकेनिज्म। उसके अलावा है हाइड्रोलिक फीड मैकेनिज्म, ये दो टाइप के फीड मैकेनिज्म है जिसको हमने समझा। देन आया कोर रिकवरी। कोर रिकवरी क्या चीज है, बेसिकली जो कोर को रॉक स्टार्टर से कोर कलेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको हम कोर रिकवरी बोलते हैं, जिसके लिए हम कोर बैरल यूज करते हैं इस कोर रिकवरी के लिए। एक होता है सिंगल ट्यूब कोर बैरल, दूसरा होता है डबल ट्यूब कोर बैरल। सिंगल ट्यूब कोर बैरल कभी यूज करते थे सर, जब सॉफ्ट होमोजीनियस रॉक फॉर्मेशन रहता है तो हम सिंगल ट्यूब सॉरी हार्ड होमोजीनियस रॉक फॉर्मेशन रहता है तो हम सिंगल ट्यूब कोर बैरल को यूज करते हैं। और सॉफ्ट और फ्रीएबल अगर रॉक स्टार्टा है तो वहां पे हम डबल ट्यूब कोर बैरल को यूज करते हैं। ये दोनों के चीजों को हमने समझा है। इसके अलावा आए हम वायर लाइन ड्रिलिंग, कि जब हम कोर रिकवरी करते हैं तो कोर रिकवरी के लिए जो रॉड यूज करते हैं तो पूरे प्रोसेस का रिकवरी प्रोसेस का 75 से 90% टाइम जो है उस रॉड को बाहर निकालने और वापस से रिप्लेस करने में रीइंट्रोड्यूस करने में चला जाता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए हम उस रॉड की जगह में क्या यूज करते हैं, स्टील वायर यूज करते हैं, जिससे कि हमारा टाइम जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जा रहा था वो बच जाता है। ठीक है, लेकिन इसका भी ड्रॉबैक है कि ये जो टेक्निक है वो किसके लिए बस यूज हो सकता है, NX और BX साइज के लिए यूज हो सकता है। लेस देन BX साइज के लिए ये काम में नहीं ले सकते हम। ठीक है जी बात। और ये टेक्निक इज पॉसिबल अप टू 1000 मीटर, 1000 मीटर तक में ही आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसा हम एक क्वेश्चन देखे थे उसमें 1000 के जगह 800 मीटर दे रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। 800 भी अगर कहीं पे दे रखे तो आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि 1000 मीटर या फिर 800 मीटर तक में आप इसको यूज कर पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा वाटर लॉस ड्यूरिंग ड्रिलिंग। वाटर का काम क्या होता है, फ्लशिंग मीडियम की तरह काम करता है, बिट को कूल करने का काम करता है। तो ये जो वाटर है, अगर क्या है कि जहां पे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं वो फ्रैक्चर जोन या स्टार्टा में जब आप ड्रिलिंग कर रहे हैं जहां पे कैविटीज है, गड्ढे हैं, तो ऐसे में जो पानी है जो आप सर्कुलेट कर रहे हैं कूलिंग करने के लिए या फ्लशिंग मीडियम के तौर पे, वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, इधर उधर बह जाता है। उसको बचाने के लिए आप क्या कुछ करते हैं, इसको हमने इसमें पढ़ा था। तो एक हमने समझा कि सॉडस्ट या हस्क मिला देते हैं, इससे काम नहीं चल रहा तो आप केसिंग पाइप डाल देते हैं। अगर केसिंग पाइप डालना प्रैक्टिकली दिक्कत वाला काम है तो आप मड यूज कर लेते हैं, बेंटोनाइट या कायोनाइट करके, इसके बारे में हमने जाना। इसके बाद फिर हमने समझा अंडरग्राउंड ड्रिलिंग, ये तो नहीं देखे, कोई जरूरत नहीं है। आगे आ जाओ, बोरहोल डेविएशन को समझा कि जो जहां पे हम ड्रिलिंग कर रहे हैं वहां पे ड्रिलिंग ना होकर के उस डायरेक्शन में ना जाकर के वो इधर उधर डेविएट हो जाता है। ठीक है, ये जो डेविएशन है वो बेसिकली हर 30 मीटर पे लगभग 2 डिग्री डेविएशन होता है। और इस बोरहोल डेविएशन को जानने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए बोरहोल सर्वे किया जाता है।
बोरहोल सर्वे किया जाता है। ये जो डेविएशन है वो कौन कौन फैक्टर जो इस डेविएशन को अफेक्ट करता है, डेप्थ, एंगल, नेचर ऑफ स्टार्टर, ड्रिलिंग टेक्निक, ये सारे फैक्टर है जो इस डेविएशन को क्या करता है, अफेक्ट करता है। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें देखें कि डेविएशन जो है इंक्रीज होता है डेप्थ के साथ, ठीक है। डेविएशन में ऑकर इन होल एज स्मॉल एज डेप्थ, मतलब 100 मीटर के में भी बेसिकली हो सकता है। ये सारी चीजों को हमने समझा, ठीक है। आगे आ जाओ। डायमीटर ऑफ होल, बिट प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कोर बैरल क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको भी हमने जाना। डेविएशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, डेविएशन को कंट्रोल कैसे करा जा सकता है। फिर बोरहोल सर्वे, बोरहोल सर्वे क्या होता है, बेसिकली वही बोरहोल डेविएशन को जानने के लिए हम बोरहोल सर्वे करते हैं। और इस बोरहोल सर्वे के अंदर में डेविएशन को जानने के लिए जो मेथड यूज करते हैं, हम क्या मेथड यूज करते हैं, इच मेथड यूज करते हैं। ये इच मेथड के अंदर में हम एक केमिकल यूज करते हैं, वो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं। वो कौन सा एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक फ्लोरिक एसिड जो है वो यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हम एक तार की मदद से, ठीक है, एक वायर की मदद से हम क्या करते हैं, एक ग्लास ट्यूब को इंसर्ट कर देते हैं होल के अंदर में, जिसमें भी आपको डेविएशन मेजर करना है। और ये ग्लास ट्यूब को हम हाफ भर देते हैं, किससे, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से। अगर कोई डेविएशन है तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो आपकी इस कंडीशन में आपने डाला है, लीनियर कंडीशन में डाला है, वो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से जो भी क्या अपना क्या बोल सक रहे हो, एक लाइन जो भी बना लेगा। और हाइड्रोफ्लोरिक क्या होता है, एसिडिक इन नेचर है, तो कुछ टाइम बाद में वो ग्लास को कोरोड कर देता है, कोरोड करते हैं। तो जब आप ग्लास को निकालेंगे तो ये कितना एंगल है वो दिख जाएगा, और ये जो एंगल है उससे आप डेविएशन को भी पता कर पाएंगे कितने एंगल पे डेविएट हुआ है। वो सारा डिटेल में दे रखा है, आप पढ़ लीजिएगा। आपके काम का नहीं, आपके काम का जो है वो प्रोसीजर से ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि बोरहोल डेविएशन के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं सर। बोरहोल डेविएशन के लिए इच मेथड यूज करते हैं, और इच मेथड के अंदर में कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तो हाइड्रोफ्लोरिक जो केमिकल है वो यूज करता है, ठीक है। ये एंगल पे ही डेविएशन को बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी टू कोरोड ग्लास, इस चीज को बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है उसकी इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम डेविएशन को मेजर करते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर में, ठीक है। आगे हमने डायरेक्शनल ड्रिलिंग को जाना कि अंदर में अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर स्थान पर जो भी एक फिक्स पाथ में, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग द कोर्स और पाथ ऑफ द बोरहोल सो एज टू फॉलो प्री डिटरमाइंड पाथ। तो बेसिकली बोरहोल का अगर किसी एक फिक्स पाथ पे आपको लोकेट करना है, लेके जाना है, तो ये डायरेक्शनल ड्रिलिंग नाम का भी कोई टर्म होता है जो यूज होता है, बहुत ज्यादा काम का आपका नहीं है, ठीक है। क्लियर है जी बात। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने ड्रिलिंग में देखा था। 100 मीटर तक लिमिट जो मैंने आपको बताया वायर लाइन ड्रिलिंग के लिए लिमिट था, जो क्वेश्चन में आपका पर्टिकुलर आ रखा था डीजेएमएस एग्जाम में। तो डीजेएमएस एग्जाम में जो आया था उसमें 800 मीटर दिया था, तो 1000 मीटर दिया है, ऑप्शन में कहीं दिख नहीं था, तो 800 मीटर को भी आप टिक कर सकते हैं, ये मैं बोलना चाह रहा था। ये अब इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, ये हम बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके माइंड डेवलपमेंट में है। बोल सक रहे हो कि बाकी सारे टॉपिक को आप छोड़ के भी चले जाए तब भी आपका काम चल जाएगा। इस टॉपिक को आप अगर देख लेते हैं, छोड़ के नहीं जाना है वैसे तो, क्योंकि आसान आसान से क्वेश्चंस बने हैं, लेकिन ये जो टॉपिक है इसको छोड़ करके जाएंगे तो माइंड डेवलपमेंट पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन बने हैं, कई बार तो 100% क्वेश्चन सिर्फ ड्रिलिंग, लास्ट ईयर का जैसे बोलोगे ड्रिलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था, उसके पहले साल से देखोगे ड्रिलिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था, तो ज्यादातर टाइम तो सिर्फ इसी टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। ओवरऑल मैं परसेंटेज में बात करूं तो लगभग 60-70% टाइम सिर्फ एक्सप्लोजिव्स एंड ब्लास्टिंग से ही क्वेश्चन बने हैं। तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, जो कुछ भी यहाँ से बन सक रहा है हर वो चीज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको भी फटाफट से देखने लग जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे एक्सप्लोजिव के बारे में, क्या है कैसे है डेटोनेशन कंबशन में। मतलब बेसिकली मैं ना इंटरेस्टिंग वे में बेसिकली आपका एक्सप्लोजिव एंड ब्लास्टिंग पढ़ाने वाला हूं कि आपको पढ़ने में मजा आए। कल को जब आप माइंस के अंदर में जाए तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहे, क्योंकि एज ए माइनिंग इंजीनियर अगर आप कन्वेंशनल ब्लास्टिंग मेथड के साथ जाते हैं, या कन्वेंशनल ब्लास्टिंग मेथड आपके माइंस के अंदर में अगर हो रहा है, जैसे सरफेस में जा रहे हैं तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग से प्रोडक्शन हो रहा है, अंडरग्राउंड में जा रहे हैं तो ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग से प्रोडक्शन हो रहा है, तो एज एन माइनिंग इंजीनियर अगर आपको ब्लास्टिंग में पकड़ है तो आपका अलग लेवल का कॉन्फिडेंस रहेगा। तो आने वाले 7-8 क्लास जो होने वाले हैं ब्लास्टिंग के, वो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट करने का भी मैं काम करूंगा। इन डेप्थ नॉलेज जो कुछ भी आपके फील्ड में आपको काम में आने वाला है, हर वो चीज बताऊंगा। एग्जाम के क्वेश्चन तो बाई प्रोडक्ट है, बन ही जाने हैं, बाकी ओवरऑल आपको ब्लास्टिंग में इंटरेस्ट जगाने वाला काम क्या कुछ है वो समझाने वाला काम, ये मैं अपने हिस्से से करके आपको दूंगा, ठीक है जी बात। ब्लास्टिंग में अगर मैं मोटा माटी चीजें बात करूं तो क्या क्या चीजें होता है, अगर मैं एक्सप्लोजिव की बात करूं, एक्सप्लोजिव और ब्लास्टिंग में तो क्या क्या चीजें हैं,
एक तो आपका एक्सप्लोजिव यूज होगा जिसके बारे में हम जानेंगे कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोजिव है, ठीक है, कौन कौन से टाइप के एक्सप्लोजिव है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद में इस एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने के लिए, एक्सप्लोजिव मतलब जस्ट आप समझ के चलिए दिवाली के अंदर में जो आप फटाखा फोड़ते हैं, दिवाली में जो आप फटाखा फोड़ते हैं, वो फटाखा को फोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक आपने देखा होगा लहसुन बम जिसको आप पटकते हैं और फूट जाता है, कोई हीट वीट नहीं दिया, पटका फूट गया। दूसरा एक होता है कि लक्ष्मी बम या एटम बम हो गया, उसको आप आग लगाते हैं। तो बेसिकली उस फटाका को फोड़ने के लिए क्या क्या चीज है जो आपने यूज करा है, या तो आपने हीट दिया या तो आपने शॉक दिया, वही सेम काम इस एक्सप्लोजिव के अंदर में होने वाला है। एक्सप्लोजिव को आप इनिशिएट करने के लिए आप क्या देते हैं, या तो हीट दे सकते हैं या तो आप शॉक दे सकते हैं, या तो आप शॉक दे सकते हैं, ठीक है, हीट दे सकते हैं या शॉक दे सकते हैं इसको इनिशिएट करने के लिए। तो बेसिकली एक्सप्लोजिव अपने आप में एक्सप्लोजिव नहीं है, उसको हमको क्या करना पड़ता है, इनिशिएट करना पड़ता है, उत्प्रेरित करना पड़ सकता है, अगर हिंदी में अगर बोलने जाए तो वो उत्प्रेरित करने का काम या तो आप शॉक दे दीजिए या तो आप हीट दे दीजिए। हीट देने का काम तो मैच बॉक्स से हो गया, जैसे गन पाउडर है, गन पाउडर हीट से इनिशिएट होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है सही जोड़ी मिलान में। लेकिन शॉक देने के काम के लिए आपको जो जरूरत पड़ता है वो जरूरत पड़ता है डेटोनेटर का, डेटोनेटर का, ठीक है। तो एक तो हम एक्सप्लोजिव को जानेंगे और दूसरा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो आपके क्लास के अंदर में होने वाला है वो है डेटोनेटर का, कि इसके टाइप को कौन कौन से टाइप है, उन सबको डिटेल में जानेंगे, किस किस तरह से कनेक्शन इसका बनता है, कैसे ब्लास्ट हम करते हैं खदान के अंदर में, तो इस डेटोनेटर को जानेंगे, ठीक है। तो ये ब्लास्टिंग हो गया और ये ब्लास्टिंग एक्सेसरीज हो गया। देन फिर हम ब्लास्ट पैटर्न को जानेंगे, पैटर्न को जानेंगे, ब्लास्ट डिजाइन को समझेंगे, ब्लास्ट डिजाइन को समझेंगे, चाहे ब्लास्ट पैटर्न की हो, चाहे ब्लास्ट डिजाइन की बात हो, या एक्सप्लोजिव या डेटोनेटर सिलेक्शन की बात हो, ये तीन कैटेगरी में हम देखेंगे। एक सरफेस के लिए देखेंगे, एक अंडरग्राउंड के लिए, सरफेस दो कैटेगरी में देखेंगे, एक अंडरग्राउंड ब्लास्टिंग और एक सरफेस ब्लास्टिंग, इन दोनों के लिए अलग अलग देखने वाले हैं कि सरफेस में किस तरह के ब्लास्ट होते हैं और अंडरग्राउंड में किस तरह के ब्लास्ट होते हैं। सरफेस का ब्लास्टिंग अंडरग्राउंड से कहीं ना कहीं काफी हद तक अलग होता है, उसमें जो यूज होने वाला वो एक्सेसरीज है वो अंडरग्राउंड से अलग होता है, सरफेस में जो यूज होता है, सरफेस के अंदर में हैवी ब्लास्टिंग होता है। हर वो चीज बेसिकली जो आपको ब्लास्टिंग से जानने की जरूरत है आपके साइट के लिए या आपके एग्जाम के लिए, हर वो चीज जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, 7-8 क्लास है, इस 7-8 क्लास से समय देख करके, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं तो आपके 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन जा रहे हैं, ठीक है जी बात। तो कल से हम ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग वाला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थ्योरी चलेगा, थ्योरी थोड़ा फिर से बोरिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी एक काम का है, इंटरेस्टिंग है, मे भी ड्रिलिंग से ज्यादा, ड्रिलिंग जितना बोर आपको ना करे। आएगा आगे सलन, ठीक है, सब्र रखो, धीरे धीरे करके सब आएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग जितने लोग पढ़ रहे हैं भाई, सीरियस हो जाइए, चीजों को पढ़ना अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। अभी के टाइम को मैं लास्ट क्लास में भी बोला था कि हमारे भरोसे नहीं बैठना है आपको, हमारे भरोसे बैठना से कतई आपका पूरा भला नहीं होना है। आप अपने स्थिति को पहचानिए कि कहाँ पे आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। कई सारे लोग हैं, जैसे मैं अनुराग की बात करूं, AIR 1 लाया जरूर है लेकिन कम एफर्ट से ले आया, और किसी की बात करूं कम एफर्ट से ले आया, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ साला मेरा कॉलेज अच्छा नहीं गया, हाँ मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं रहा, आप अपनी स्थिति को जान रहे हैं फिर भी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अभी के टाइम पे मैथमेटिक्स की क्लास को बहुत अच्छे से कर लीजिए, आपके एग्जाम के अंदर में जो वेटेज रहने वाला मैथमेटिक्स का फिक्स 13 नंबर का क्वेश्चन आना है, जो कि बहुत आसान क्वेश्चन आता है। एक और टाइम निकाल लीजिए जियो मैकेनिक्स के लिए, 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जियो मैकेनिक्स से आना है। अभी टाइम है आप एप्टीट्यूड वाला सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड वाला, जहां से 15 नंबर का आना है। ये जो टॉपिक है ना बहुत लेंदी टॉपिक है, मैथमेटिक्स करीब करीब 55-60 लेक्चर लगना है, जियो मैकेनिक्स 45 से 50 लेक्चर लगना है, एप्टीट्यूड अथाह है, जितना पढ़ेंगे उतना कम है, ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। इसके लिए अभी टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपके पास रहेगा कि फिर मेन मेन सब्जेक्ट को आप देखेंगे। ये तो आप कर ही रहे हैं क्लास के साथ में, जैसे वेंटिलेशन है या बाकी जो इकोनॉमिक्स है, सिस्टम इंजीनियरिंग, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, कम टाइम में आपका हो जाएगा। ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हो जाएंगे ना लास्ट टाइम में आपको पेन देने लग जाएगा, इतना क्लास में कैसे कहां से निकाल के लो। तो इस सबको आप कोशिश कीजिए अभी खत्म कर लीजिए, इतने को भी आप खत्म कर लेते हैं तो आपको कोल इंडिया तक पहुंचाने का सफर ये अकेले तय करवा देता है। 13
प्लस 12 हो गया आपका 25, 25 और 15 हो गया आपका 30 और 40 नंबर। 40 नंबर मतलब आपका अंडर 200 रैंक, और जैसा पेपर पैटर्न आ रहा है। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। और मैं देखता हूँ, अभी मेरा प्लान ये है कि आप लोगों का 2-2 घंटा क्लास लूँ, और अगर मैं 2-2 घंटा क्लास लेने लग गया तो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स वाला क्लास मैं सस्पेंड कर दूंगा, फिर 2 क्लास चलेगा जो भी है, क्योंकि मेरा बहुत लंबा गैप हो गया है। ठीक है, नोट्स पुराना वीडियो लेक्चर्स का बना है। कौन सा नोट्स की बात कर रहे हैं? ठीक है, चलो ओके देन, मिलते हैं कल के क्लास में। ठीक है, ओके।